रिच डैड पुअर डैड, मेरे ख्याल से ये नाम तो लगभग सभी ने सुना ही होगा। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी किताब से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों के बारे में है। शीर्षक है रिच डैड पुअर डैड की ये 5 गलतफहमियां जो लोग आज भी मानते हैं। ऐसा लगता है कि बातें तो बहुत होती हैं पर शायद असली मतलब कहीं खो सा जाता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं है। होता क्या है कि सोशल मीडिया से या बस सुनी सुनाई बातों से कुछ धारणाएं बन जाती हैं और लोग उन्हें सच मान लेते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन आम धारणाओं की थोड़ी गहराई में जाएं, देखें कि स्रोत क्या कहता है, किताब का असल संदेश क्या है। बहुत बढ़िया, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस किताब के बारे में वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें अक्सर ठीक से नहीं समझा जाता। पहली और शायद सबसे आम धारणा, क्या ये किताब सिर्फ पैसा कमाना सिखाती है? अच्छा, ये दिलचस्प है क्योंकि स्रोत यही कहता है कि ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब का असली जोर पैसा कमाने के तरीकों से ज्यादा उस सोच को बदलने पर है, वो सोच जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी असल में इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई, अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच बदलने से होती है। जैसे संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, लगातार सीखते रहना, और वो जो चूहा दौड़ कहते हैं सिर्फ सैलरी पर टिके रहना, उससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना। पैसा तो आप कह सकते हैं नतीजा है उस सोच का, वो पूरी प्रक्रिया नहीं। अच्छा, तो मतलब असल चीज पैसा नहीं बल्कि सोचने का तरीका है। ये तो वाकई में एक अहम फर्क है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी धारणा है, क्या किताब ये कहती है कि नौकरी करना बुरी बात है, मतलब जॉब करना गलत है? कई लोग तो यही समझ लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है, पर स्रोत इस बात को भी साफ करता है। देखिए, किताब सीधे सीधे नौकरियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उस नौकरी वाली मानसिकता के खिलाफ है। नौकरी वाली मानसिकता मतलब ऐसी सोच जहां इंसान पूरी तरह से अपनी नौकरी और तनख्वाह पर ही निर्भर हो जाता है और फिर आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के बारे में या अपनी संपत्ति बनाने के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं है। तो मुद्दा निर्भरता का है। नौकरी अपने आप में बुरी नहीं है। कियोसाकी के रिच डैड तो यही सिखाते हैं कि अपनी नौकरी रखते हुए भी आप संपत्ति कैसे बना सकते हैं या अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये नौकरी वाली मानसिकता वाली बात अब थोड़ी और साफ हुई। मतलब निर्भरता छोड़ो, नौकरी नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा बहस खड़ी करता है। क्या अपना घर खरीदना हमेशा एक संपत्ति यानी कि एसेट होता है? क्योंकि हमारी पारंपरिक सोच तो यही कहती है भाई, अपना घर तो सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल, और यहीं पर किताब की परिभाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत भी इसी को हाईलाइट करता है। कियोसाकी के हिसाब से देखिए, संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी मतलब लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये पूरी परिभाषा कैश फ्लो पर आधारित है, पैसे के आने जाने पर। कैश फ्लो पर? हाँ। अच्छा। हाँ, तो अगर आपका घर सिर्फ खर्चे करवा रहा है, जैसे लोन की किस्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, टैक्स है, और उससे कोई आमदनी नहीं हो रही, तो किताब के हिसाब से वो एक देनदारी है, वो संपत्ति नहीं है। अरे हाँ, लेकिन अगर आप उसी घर को किराए पर दे लेते हैं और उससे आपकी जेब में पैसा आ रहा है, किराया आ रहा है, तब वो संपत्ति बन सकता है। जरिए से दिखाती है जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग। अच्छा, एक और बात जो अक्सर उठती है वो है रिस्क को लेकर, जोखिम। क्या इस किताब का मतलब ये है कि भाई अमीर बनना है तो बहुत ज्यादा जोखिम लो, सब कुछ दांव पर लगा दो? बहुत लोग तो इसी डर से कुछ करते ही नहीं। या स्रोत वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व पर जोर देता है। किताबी नहीं कहती कि आंख बंद करके बड़े बड़े रिस्क लो, नहीं, वो सोच समझकर जोखिम लेने की बात करती है। कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, मतलब यह है कि आप पहले जोखिम को समझें, उसे कम करने के क्या तरीके हैं वो सीखें और फिर फैसला लें। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। अगर आपके पास वित्तीय ज्ञान है तो वो आपको ये समझने में मदद करता है कि कौन सा रिस्क उठाने लायक है और कौन सा नहीं। तो डरने के बजाय ज्ञान हासिल करके जोखिम को मैनेज करना सीखना है। यानी जानकारी और समझ जरूरी है, सिर्फ डरना नहीं। सही कहा, ये बहुत अहम बात है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी गलतफहमी पर। क्या सिर्फ ये किताब पढ़ लेने से कोई अमीर बन सकता है? बस पढ़ ली और हो गया काम? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत भी साफ तौर पर यही कहता है। देखिए, ये किताब या कोई भी किताब वो सिर्फ आपको ज्ञान दे सकती है, एक दिशा दिखा सकती है, शायद प्रेरणा दे सकती है, लेकिन असल में परिणाम, रिजल्ट
तभी मिलते हैं जब आप उन विचारों पर अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं। एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं बदलता। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, कहीं निवेश करना होगा, सीखते रहना होगा, गलतियों से सीखना होगा, ये सब करना पड़ता है। ज्ञान जरूरी है, पर बिना एक्शन के वो अधूरा है। टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताती, बल्कि ये एक तरह से आपकी सोच बदलने और फिर उस बदली हुई सोच के साथ काम करने का एक बुलावा है। ये सिर्फ पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, बल्कि इसे समझना और फिर अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सारी बातें हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर ये गलतफहमियां इतनी आम हो क्यों जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें अक्सर तोड़ मरोड़ दिया जाता है या गलत समझ लिया जाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद इसका ताल्लुक हमारी अपनी पुरानी वित्तीय धारणाओं से है, जो हमारे मन में बैठी हुई हैं, या फिर जिस तरह से आजकल जानकारी फैलती है बहुत तेजी से, छोटे छोटे टुकड़ों में, खासकर सोशल मीडिया पर, शायद उसका भी असर है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जानकारी को कैसे लेते हैं और क्यों कुछ गलत धारणाएं इतनी आसानी से, इतनी मजबूती से अपनी जगह बना लेती हैं।